नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी खरमास के विषय में। 2024 में खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, खरमास में कौन कौन सी चीजें वर्जित हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि क्या हमें दुल्हन से पहली रसोई खरमास में बनवानी चाहिए या नहीं। दूसरी बात, मान लीजिए कि जैसे कि किसी भी लड़की या बहू की विदाई करनी हो मायके से ससुराल या ससुराल से मायके, तो क्या खरमास में हमें जाना चाहिए, या फिर बहुत कोई इमरजेंसी ऐसी पड़ जाए और हमें जाना हमारा जरूरी हो जाए, तो ऐसे में क्या नियम है, कैसे हम खरमास में जाएं। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण बात कि यदि हमें घर बदलना हो, जैसे मान लीजिए किराए का ही घर है और हमें उसी समय पर खरमास के समय में ही घर को चेंज करना है, या नया घर हमने बनवा कर तैयार कर लिया है और उसमें हमें प्रवेश करना है, तो क्या हम खरमास में प्रवेश कर सकते हैं, या फिर जरूरी है तो उसका क्या नियम है, कैसे हमें करना चाहिए। बहुत सारी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देर ना करते हुए एक एक करके सारी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, 2024 में खरमास 15 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 14 जनवरी को समाप्त होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। दोस्तों, जब भी भगवान सूर्यदेव जी धनु राशि में प्रवेश करते हैं या फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तब खरमास लगता है। धनु और मीन राशि के जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और जब सूर्य इनकी राशि में गोचर करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए शुभ और मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी चीज, यह भी मान्यता है कि खरमास के समय में भगवान सूर्यदेव जी घोड़ों के रथ पर सवार न होकर गधों के रथ पर सवार हो जाते हैं, अर्थात उनके रथ में गधे जुट जाते हैं, जिससे कि उनकी गति बहुत ही धीमी हो जाती है। इसलिए हम कोई भी शुभ मांगलिक कार्य इस समय पर नहीं करते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों में सूर्य देव जी को ग्रहों का राजा माना जाता है और देव गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव के बिना भी हम कोई मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि खरमास का जो 1 महीने का समय होता है, इस समय में हम शुभ मांगलिक कार्य बंद कर देते हैं। तो इस बार 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास रहेगा। अब आइए बात करती हूँ कौन कौन से कार्य वर्जित हैं और कैसे किए जाएं, क्या नियम है। तो इस समय पर हमें शादी, विवाह, गौना, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, नए भवन का निर्माण, नया वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना, घर को बदलना, चाहे वो किराए का घर हो, चाहे वो स्वयं का घर हो, या फिर बेटियां और बहू जो हैं वो मायके से ससुराल, ससुराल से मायके आना जाना, ये सारी चीजें वर्जित होती हैं। वैसे तो पहली बार का जो नियम होता है, जैसे पहली विदाई जब होती है ससुराल से हो या मायके से हो, खरमास में पूरी तरह से वर्जित होता है। लेकिन वैसे भी यदि आप कई बार आई और गई हुई हैं, तब भी बहुत से लोग खरमास में आना जाना नहीं शुभ मानते हैं कि खरमास का समय है तो इस खरमास में हम मायके से ससुराल और ससुराल से मायके ना आए जाए। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि यदि बहुत ही जरूरी हो, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए और आपको ससुराल से मायके या मायके से ससुराल आना जाना पड़े, तो इसमें क्या नियम है। तो इसमें आप लोग देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपको जाना पड़े तो आप सबसे पहले तो नए वस्त्र ना पहने, नए वस्त्र पहन कर ना जाए, कोईछा का चावल ना ले। कोईछा का चावल ही सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए कोईछा का चावल ना ले, नए वस्त्र ना पहने, पैरों में आलता न लगाएं और नया कोई भी आभूषण जैसे कि पायल, बिछिया इत्यादि न बदलें। इस तरह से आप, जैसे हम कहीं मार्केट इत्यादि जाते हैं या कहीं हम बाहर घूमने निकलते हैं, तो इसी तरह से साधारण रूप से आप मायके जा सकती हैं, ससुराल जा सकती हैं और उसी रूप में आप आ सकती हैं। वहां से भी आते समय भी आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, तो इसमें खरमास का दोष नहीं लगता है। दूसरी चीज, रात्रि विश्राम यदि आप नहीं करती हैं, मतलब जैसे दिन में आप गई सुबह और शाम तक वापस आ गई, तब भी दोष नहीं माना जाता है। यदि आपको रात्रि विश्राम करना पड़ रहा है तो जो नियम मैंने बताया, इसी नियम से आप जाएं और इसी नियम से आप वापस आ जाएं, तो खरमास का दोष नहीं लिया जाता है। लेकिन ये जो नियम बनाया गया है, ये बहुत ही इमरजेंसी पड़ने पर, ऐसी कोई घटना होने पर कि हमें जाना जरूरी ही है, किसी की तबीयत इत्यादि खराब हो गई है, तब ये नियम अपनाया जाता है। इसलिए मैंने बता दिया कि 1 माह का समय होता है। ऐसे में मान लीजिए कोई भी ऐसी बात आ जाती है कि हमें जाना जरूरी पड़ जाए, तो इस नियम से आप लोग जा सकती हैं और आ सकती हैं। अब दूसरी चीज की, दुल्हन की जो पहली रसोई होती है, तो खरमास के समय में दुल्हन से पहली रसोई नहीं बनवाते हैं, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं चौका छूना, कि मतलब दुल्हन चौका छुएंगी। तो चौका आप सभी लोग जानते हैं कि नई दुल्हन जो आती हैं वो खरमास में चौका नहीं छूती हैं। लेकिन 1 माह का जो समय होता है, जैसे मान लीजिए कि
दिसंबर में 15 दिसंबर से खरमास लग रहा है। तो बहुत से बहनें हैं, उनकी शादी नवंबर में हुई है, दिसंबर के पहले सप्ताह में हुई है, तो उनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि सभी के घरों का ये नियम होता है कि लगभग 1 महीने सवा महीने तक दुल्हन से कोई भी कार्य नहीं कराया जाता है यदि कोई बहुत जरूरी ना हो। तो खरमास जब भी लगता है तो नई दुल्हन से, भले ही वो नई अभी आई हुई है, बहुत ज्यादा दिन नहीं भी हुआ है, तो हम लोग खरमास से पहले जो नियम है चौके का, जो चूल्हे का नियम करवाया जाता है, सबके घर का अलग अलग नियम होता है। बहुत से लोग हल्दी पिसवाते हैं दुल्हन से, बहुत से लोग ये जो दही बड़े हैं ये बनवाते हैं, अपने अपने घर का नियम है। मतलब कुल मिला जुला कर चौका छूना जिसे कहते हैं, ये कार्य खरमास से पहले जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि 1 महीने का समय होता है और कोई नहीं जानता कि कब क्या जरूरत आ पड़ती है कि दुल्हन जो है, आपकी नई बहू जो है, वो कम से कम चौके में जाकर 1 कप चाय बना सके, या कोई भी किसी को कोई जरूरत पड़ जाए तो वो चूल्हे पर कुछ भी बनाकर, मतलब आपके किचन में बनाकर कुछ भी दे सके। क्योंकि जब तक रसोई का नियम नहीं किया जाता है तब तक दुल्हन 1 कप चाय भी मतलब चूल्हे पर नहीं बना सकती है, मतलब चूल्हे को नहीं जला सकती हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं, नई उनकी शादी हुई है, तो उनके घर के लोगों को ये नियम खरमास से पहले जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि पूरे 1 माह का समय होता है और कोई नहीं जानता कि कब क्या जरूरत आ पड़े। भले ही आप उनसे और कार्य न करवाएं, खाना इत्यादि न लगातार बनवाएं, लेकिन नियम आप लोग जरूर करवा लें। और हल्दी पीसने का जो नियम होता है, ये भी आपको खरमास से पहले अपनी दुल्हन से, नई बहू से जरूर करवा लेना चाहिए। उसके बाद आप बाद में भी कार्य करवा सकती हैं, जो भी चौके चूल्हे का कार्य है वो बाद में करें, लेकिन नियम जरूर करवा लेना चाहिए। अब दूसरी बात, मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ जाए, आपको घर बदलना पड़ जाए, चाहे वो अपना हो या फिर किराए का हो, दोनों ही नए घर में प्रवेश हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में क्या नियम है? तो ऐसे में ये नियम होता है कि खरमास से पहले यदि आप उस नए घर में एक मतलब भोजन आपने बना लिया, भोजन और शयन, ये 2 चीज मानी जाती है नए गृह प्रवेश के लिए। ये 2 नियम होता है कि यदि आपने भोजन और शयन वहां पर कर लिया तो समझिए आपका गृह प्रवेश हो गया। लेकिन हम लोग कथा का आयोजन करते हैं, और कथा का आयोजन तो लगभग सभी लोग करते हैं, तभी किसी नए घर में प्रवेश करते हैं। बहुत से लोग तो किराए के घर में भी जब प्रवेश करते हैं तो कथा का आयोजन जरूर करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करके ही वो अपने नए घर में प्रवेश करते हैं। तो मान लीजिए आप लोग कथा का आयोजन नहीं कर सकती हैं, ऐसी कोई जरूरत ही आ गई है, तो वहां पर जाकर आप रसोई बनाएं, कुछ भी बनाएं, प्रसाद बनाएं, और ब्राह्मण को, एक ही ब्राह्मण को आप भोजन करा दें और भगवान को भोग लगा दें वहां पर रसोई बनाकर। जब उस घर में एक बार रसोई बन गई तो समझिए गृह प्रवेश का जो नियम है वो हो गया। तो वहां पर आपने यदि शयन भी कर लिया, रात्रि में रात्रि विश्राम कर लिया, तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने रसोई बनाकर, मान लीजिए कथा का आयोजन आप नहीं कर सकते हैं, तो ब्राह्मण को आप भोजन करा दें और भगवान को भोग लगा दें, या फिर किसी मंदिर में ले जाकर आप भोग लगा दें भगवान को। तो ऐसा करने के बाद आपकी रसोई का नियम हो गया, तो फिर आप खरमास में उस घर में प्रवेश कर सकती हैं। अब मैं बात करती हूँ कपड़ों के और आभूषण खरीदने के विषय में, कि नए कपड़े और नए आभूषण भी हमें नहीं खरीदने चाहिए। तो देखिए, खरमास में नए कपड़े आप खरीद सकती हैं, नई सामग्री, नए आभूषण सब कुछ खरीद सकती हैं, लेकिन यदि वो जो कपड़े और वो आभूषण शुभ कार्य के लिए खरीदने हो, जैसे कि शादी विवाह के लिए या फिर जनेऊ मुंडन के लिए, तो शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए जब हमें कपड़े आभूषण खरीदने होते हैं तो ये हम खरमास में नहीं खरीदते हैं। बाकी साधारण रूप से आप स्वयं के लिए खरीद सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साधारण रूप में हम खरीद सकते हैं, लेकिन शुभ कार्यों के लिए खरमास में हम इन सब चीजों की खरीदारी नहीं करते हैं, ये नियम होता है। वाहन हम नहीं खरीदते हैं, नया वाहन हमें खरीदना है तो खरमास में नहीं खरीदते हैं। नया व्यापार भी हम खरमास में शुरू नहीं करते हैं। और नई प्रॉपर्टी वगैरह, जैसे जमीन वगैरह आपको लेनी हो, अचल संपत्ति जो होती है, इसे भी हम लोग खरमास में नहीं खरीदते हैं। तो ये सारे नियम हमको खरमास में, इन सारे नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। दूसरी चीज, खरमास में ज्यादा से ज्यादा हमें दान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव जी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से हमें पूजा करनी चाहिए खरमास में। खरमास में सूर्य भगवान जी से संबंधित चीजों का हमें दान करना चाहिए, भगवान बृहस्पति जी से संबंधित चीजों का भी हमें दान इत्यादि जरूर करते रहना चाहिए। दूसरी बात, खरमास में यदि आप कोई नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो नया व्रत आप खरमास में ना शुरू करें। जैसे साप्ताहिक कोई व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उसे भी आपको खरमास में नहीं शुरू करना चाहिए। जैसे एकादशी है, प्रदोष है, ये सारे व्रत जो पड़ते हैं तो इन्हें भी आपको खरमास में शुरू नहीं करना चाहिए। व्रत का उद्यापन आदि भी हम खरमास में नहीं करते हैं। अगहन मास के जो गुरुवार का व्रत है,
इसका उद्यापन तो हमें खरमास में करना ही है, क्योंकि हमने इसे अगहन मास में शुरू किया है। तो बहुत से लोग केवल अगहन गुरुवार का व्रत रखते हैं, तो वो लोग उद्यापन करेंगे, और जो लोग मतलब अगहन गुरुवार जितने पढ़ते हैं उससे ज्यादा व्रत रखना चाहते हैं तो वो लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो लोग इसी में उद्यापन करना चाहते हैं वो लोग इस व्रत का समापन खरमास में कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन आप नया कोई व्रत या फिर कोई अन्य व्रत का उद्यापन आप इस समय में ना करें। ये सारी जरूरी बातें थी दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लग गई हो तो इसे आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।